आज के इस वीडियो में हम कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर बात करेंगे, लेकिन फोकस होगा उन चीज़ों पर जहां आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। इस चैनल पर हम मेनली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ही कवर करते हैं बिकॉज आर कोर एरिया इज़ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, जो आज पूरे देश के लिए एक केस स्टडी बना हुआ है। इस रीजन में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की खतरनाक ओवर सप्लाई है। 98% कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में या तो बिल्डर पैसे बनाते हैं या फिर बड़े ब्रोकरेज फर्म्स जो गिमिकी स्कीम्स के साथ इन्हें प्रमोट करते हैं। बिकॉज किसी भी डेवलपर को प्रोजेक्ट बनाकर बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट है रादर देन उसे बनाकर ऑपरेट करने में। मिसाल के तौर पर नोएडा एक्सटेंशन में एक ही डेवलपर के 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, बट चलता सिर्फ एक ही है। सो जो लोग समझ गए हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। मोस्टली लोकेशंस में ऐसा ही होता है। प्रोजेक्ट की लोकेशन भी प्राइम होती है, टाइमली डिलीवर भी हो जाता है, बट स्टिल दे वर डेस्टिन्ड टू फेल। किसी ने चावड़ी बाजार के नाम से फ्लोर बेचा, किसी ने नेहरू प्लेस के नाम से फ्लोर बेचा और किसी ने चांदनी चौक के नाम से फ्लोर बेचा। जैसा सर वैसी टोपी। इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, सब बस बेचना चाहते थे। चलाने की इंटेंट ना तो डेवलपर की थी, ना ही सही गाइडेंस की नीयत कंसल्टेंट्स या ब्रोकरेज फर्म की थी। और यही वो फर्म्स हैं जो अपने आप को टॉप ब्रोकरिंग फर्म्स बोलती हैं, बिकॉज बिल्डर का सगा तो वही जो सबसे ज़्यादा बिजनेस थे। कमर्शियल प्रोजेक्ट में लीजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब तक डेवलपर खुद इन्वॉल्व रहता है तब तक उसका इंटरेस्ट प्रोजेक्ट के साथ अलाइंड होता है। So avoid all the projects where developer is selling more than 50% of the entire sellable area in that project. इस कैटेगरी में कमर्शियल पोर्टफोलियो के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे मॉल में रिटेल स्पेस, कियोस्क, ऑफिस स्पेस, वर्चुअल लॉकेबल, स्टूडियो अपार्टमेंट्स इन अ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं अशोर्ड रिटर्न वाली स्कीम्स की। जहां अशोर्ड रिटर्न दिखाया जाता है वहां प्राइस पहले से ही इन्फ्लेट होते हैं और आप ही का पैसा आपको रिटर्न के नाम पर वापस दिया जाता है। रियलिटी यही है, ज़्यादातर अशोर्ड रिटर्न वाले प्रोजेक्ट कभी डिलीवर ही नहीं हुए। जो हुए भी वो 3 से 4 साल डिले हुए। जो चल रहे थे उनका रिटर्न 1 या 2 साल के बाद आना बंद हो गया। और गुड़गांव में तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और लेटली नोएडा के अंदर भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। कंक्लूजन क्लियर है, अशोर्ड रिटर्न बिल्डर का है। प्रोजेक्ट चले या ना चले बिक तो गया ही है, मंथली मेंटेनेंस तो फिक्स है। सो इन्वेस्टर्स के लिए तो अशोर्ड ट्रबल ही है। नेक्स्ट ट्रैप इज़ ब्रांड्स ऑन बोर्ड। मॉल का काम शुरू भी नहीं होता है और 20-25 ब्रांड्स का बोर्ड लगा दिया जाता है ब्रांड्स ऑन बोर्ड के नाम से। आप लीजिंग टर्म मांगो तो डॉक्यूमेंट या तो मिलते नहीं हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग के नाम पर 50-60 रुपये पर स्क्वायर फीट दिखा देते हैं। मेंटेनेंस और डेवलपर की मैनेजमेंट फ़ीस के बाद आपके हाथ में बचते हैं 30 से 35 रुपये पर स्क्वायर फीट। इस रिटर्न को अगर ग्रेड ए ऑफिस स्पेस से कंपेयर करें तो वहाँ मिलते हैं मिनिमम 145 से 160 रुपये पर स्क्वायर फीट। बट ये प्राइस वहाँ है जहाँ डेवलपर खुद लीजिंग करता है विदाउट सेलिंग द स्पेस। सेमी फर्निश्ड ऑफिस स्पेस जहाँ ओनर्स खुद लीजिंग करते हैं वहाँ आपको मिलते हैं 60 से 65 रुपये पर स्क्वायर फीट। बट ये प्राइस सोसाइटी शॉप्स में कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज वहाँ पर आपको मिलते हैं 110 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द स्पेंडिंग पावर। और लास्ट में आता है फूड कोर्ट, जहाँ सबसे ज़्यादा झोल होता है बिकॉज जब नीचे वाले सेक्शन में ही सन्नाटा है तो ऊपर कौन जाएगा। और याद रखिए, ब्रांड्स फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलते हैं। फ्रेंचाइजी के पास 1 या 2 साल की रिस्क कैपेसिटी होती है, उसके बाद तो वो भी हाथ जोड़ लेते हैं। फेल होता है सिर्फ बायर। इसीलिए यमुना एक्सप्रेस वे पर मॉल के नाम पर इन्वेस्टमेंट इज़ अ बिग नो बिकॉज जिस एयरपोर्ट इकॉनमी की हाइप में सब बिक रहा है वो एयरपोर्ट ही अपने स्केड्यूल से डिले चल रहा है। और एयरपोर्ट की हमेशा एक डेवलपमेंट साइकिल होती है 7 से 8 साल की। पहले वो कार्गो बनते हैं, उसके बाद डोमेस्टिक और फाइनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वो कन्वर्ट होते हैं। और फाइनली मॉल्स ब्रांड से नहीं कस्टमर से चलता है। आज यमुना एक्सप्रेस वे पे जितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं या अगले 4 साल में जितने लॉन्च होने वाले हैं उन सबको मिलाकर भी 1 लाख लोगों का कैचमेंट एरिया नहीं बनता है। और मॉल की हिस्ट्री में एक चीज़ कॉमन है, जो मॉल 1 या 2 साल में नहीं चले उनका बंद होना तय है। मॉल की इन्वेस्टमेंट को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। DLF मॉल ऑफ इंडिया सेक्टर 18 नोएडा, ऑलमोस्ट सबने देखा है, बहुत सारे लोग गए भी होंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट मॉल इन इंडिया विद अ रिटेल स्पेस ऑफ ओवर 2 मिलियन स्क्वायर फीट।
7 फ्लोर की इस डेवलपमेंट में 330 से ज़्यादा ब्रांड्स, 80 कियोस्क, 5 कस्टमाइज शॉपिंग जोन्स, 80 फूड एंड बेवरेजेस के साथ 7 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स भी है। आज इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स इस जगह पर अपनी प्रेजेंस चाहते हैं, बट स्टिल किसी भी नए ब्रांड को बोर्ड करने से पहले डीएलएफ लीजिंग टीम कंसिडर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक, financial and operational factors before onboarding a new brand to ensure the new tenant aligns with the mall's positioning and contribute to its long-term success. जैसे स्टोर का टोटल एरिया, स्टोर कैपेसिटी एंड द एबिलिटी टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। बिकॉज अगर एक भी स्टोर गलत खुल जाए और ऐसी गलती वो 3-4 बार रिपीट कर दें उसी फ्लोर पर, तो उससे पूरे फ्लोर प्लेट पर इफेक्ट पड़ता है। सो आप इमेजिन कीजिए 330 ब्रांड होने के बाद भी डीएलएफ इतनी प्रिकॉशंस लेता है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ ब्रोकर्स 30 से 40 ब्रांड के भरोसे पर ही मॉल में रिटेल स्पेस बेच रहे हैं, जहां कैचमेंट एरिया 3 से 4 साल के बाद भी 1 लाख नहीं होगा। क्योंकि मॉल को चलाने के लिए ब्रांड से ज़्यादा ज़रूरत होती है कस्टमर्स की, वरना ब्रांड्स तो जीआईपी, वेनिस और वेव के पास भी थे। सो जो कंसल्टेंट्स, इन्फ्लुएंसर्स या ब्रोकरेज फर्म यमुना एक्सप्रेसवे पर मॉल्स में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही है, वो असल में इन्वेस्टर्स को डुबो रही है। इनमें से कुछ अपनी वीडियो के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे ऑप्शन डाल रहे हैं, उन्हें तो आज ही ब्लॉक करो, बिकॉज स्टूडियो में बनाई गई वीडियो अक्सर भ्रम फैलाती है। नेक्स्ट इज़ हाई स्ट्रीट। आज बहुत से डेवलपर्स इस सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, बट मोस्टली के अंदर लोअर ग्राउंड या अपर ग्राउंड की फ्लोर्स ही ऑपरेशनल है। उसके बाद ऊपर वाले सेक्शन में जितने भी फ्लोर्स हैं वो या तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर खाली होते हैं। इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे नोएडा एक्सटेंशन में ही गोल्डन आई प्लाज़ा है, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो 80% से ज़्यादा स्पेस अभी भी वेकेंट है, बट डेवलपर ने पार्किंग चार्ज करना शुरू कर दिया है। ऑन दी अदर हैंड गैलेक्सी ब्लू सफ़ायर में अगर आप देखें तो 50% के आसपास ऑक्यूपेंसी है, बट पार्किंग आज भी फ्री है। सो ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसी लोकेशन पर जहां लोग ऑफिस स्पेस अपने लिए खरीदते हैं, बहुत सारे लोग रेंट पर भी जाते हैं, तो पार्किंग की वजह से ही डिसीजन मेकिंग में काफ़ी बड़ा फ़र्क आ जाता है। गोल्डन आई के अंदर अगर मान लेते हैं किसी ऑफिस के अंदर कोई एम्प्लॉय है जो 8 घंटे वहाँ पर कार पार्किंग या बाइक अपनी पार्क करता है, तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। ईदर टू गो फॉर अ मंथली पास, जहाँ पर एक फ़िक्स लमसम अमाउंट उसको पे करना ही करना है, या फिर वो डेली बेसिस पर 50 से 100 रुपये डेवलपर को दे पार्किंग के नाम पर। सो इस हिसाब से अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन समझते हैं, 22 दिन के हिसाब से अगर किसी को 1000 या 1100 रुपये पर पर्सन आता है और उसी ऑफिस में अगर 10 लोग भी आते हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो 11,000 रुपये तो सिर्फ पार्किंग की कॉस्ट है। सो एक एम्प्लॉयर के हिसाब से अगर हम इसे देखें, 10 से 11,000 रुपये अगर उसको सिर्फ एक्स्ट्रा देने ही है, तो वो गैलेक्सी ब्लू सफ़ायर को चूज़ करेगा, जहां इंफ्रा और कनेक्टिविटी कंपैरेटिवली बेटर है। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होती है सोसाइटी शॉप्स या फिर एससीओ फ्लोर, बट उन सोसाइटी की शॉप्स को ख़ास तौर से अवॉइड करें जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे बैंक्स पहले से ही प्रेजेंट हैं, या फिर 1-2 बैंक भी अगर वहां प्रेजेंट हैं, उन शॉप्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज मोस्टली बैंक्स 3 से 4 बजे के बाद पब्लिक डीलिंग बंद कर देते हैं, और मंथ में मिनिमम 6 दिन तो बंद रहते ही रहते हैं, 4 संडे और 2 सैटरडे। सो इस ड्यूरेशन में ये किसी भी कस्टमर या फुटफॉल को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये एक डेड जोन्स बन जाते हैं और ओवरऑल पूरे मार्केट के फुटफॉल को भी अफेक्ट करते हैं। सोसाइटी शॉप्स उसी डेवलपर की ले जहां फ्रंटेज अच्छा हो, गाड़ियों के पार्किंग के लिए डेडिकेटेड स्पेस हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए गार्ड्स भी अवेलेबल हो, और सोसाइटी के एटलीस्ट 500 से 1000 मीटर के दायरे में एटलीस्ट 3 से 4000 फ्लैट्स हो। इसमें सोने पे सुहागा उन सोसाइटीज़ को कह सकते हैं जहां मेन रोड की अप्रोच हो या फिर एटलीस्ट सेक्टर रोड लगती हो, जहां से आपको ऑर्गेनिक फुटफॉल भी मिलता रहे। सोसाइटी शॉप्स में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का फुटफॉल रहता है। सुबह डेली एसेंशियल्स के लिए, पास में अगर स्कूल या कॉलेज है तो फोटोकॉपी या स्टेशनरी। मॉर्निंग और इवनिंग में डॉक्टर्स के क्लिनिक, फार्मेसी, लैब, सैलून, बुटीक, ईटरी, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स एंड स्वीट शॉप्स, ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो आप सोसाइटी शॉप्स में ऑपरेट कर सकते हैं।
नॉर्मली यहाँ रेंटल्स 110 रुपये से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट तो बेयर मिनिमम होता है, लेकिन अगर स्पेंडिंग पावर ज़्यादा हो तो अपर लिमिट नहीं होती है। और जब डेवलपर लीजिंग असिस्टेंस प्रोवाइड कर दे तो बड़े ब्रांड्स ऑटोमेटिकली उस जगह पर आ जाते हैं। इस कंटेक्स्ट में बात करते हैं डीएलएफ वैली सेंट्रल की, जो डीएलएफ वैली पंचकुला में लोकेटेड है। डीएलएफ प्रवाना के लिए जब हम मीटिंग कर रहे थे तो मोस्टली क्लाइंट्स हमें पंजाब और चंडीगढ़ में ऐसे मिले जिनके पास कैमेलियास में 2-2 यूनिट्स हैं, अच्छा खासा मंथली रेंटल आता है। इनमें से कुछ के पास तो डीएलएफ वैली गार्डन्स की भी यूनिट है। सभी क्लाइंट्स में मेजॉरिटी के पास डीएलएफ की 2-3 प्रॉपर्टीज़ थी, और जिन्हें कमर्शियल भी लेना है वो डीएलएफ से बाहर कुछ सोचते नहीं हैं, बिकॉज डीएलएफ रेसिडेंशियल में जिस तरह से अपने क्लाइंट्स का ध्यान रखता है उसी तरह से कमर्शियल में भी वो अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान रखता है। डीएलएफ वैली पंचकुला को लेकर हम पास्ट में मल्टीपल वीडियोस बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ 200 एकड़ में टोटल लो राइज डेवलपमेंट है, और रेसिडेंशियल में आज के टाइम पर यहाँ सिर्फ रीसेल के ही ऑप्शंस मिलते हैं, चाहे वो डीएलएफ वैली गार्डन्स की बात हो जहाँ पर ओसी अप्लाई कर दिया है और 4 BHK +1 की कैटेगरी है। पोजेशन टाइमलाइन 6 मंथ के अंदर अंदर है। वहीं डीएलएफ वैली ऑर्चर्ड में 1 साल के अंदर अगर आप देखो तो मैक्सिमम ब्लॉक्स में टॉप फ्लोर कास्ट हो चुका है। यहाँ पर भी सिर्फ रीसेल के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 BHK की कॉस्ट 2 करोड़ 5 लाख से 2 करोड़ 10 लाख तक मिल जाती है। वहीं 3 BHK प्लस स्टडी में आपको यहाँ पर जो फ्लोर की कॉस्ट है वो 280 से 3 करोड़ 10 लाख रुपए तक वेरी करती है, डिपेंड करता है फेसिंग और ब्लॉक के ऊपर। 200 एकड़ की इस टाउनशिप में बिल्कुल सेंटर में है डीएलएफ वैली सेंट्रल। जितनी ज़रूरत इस रीजन में एक अच्छे कमर्शियल स्पेस की डीएलएफ को थी, उतनी ज़रूरत यहाँ के टॉप ब्रांड्स को डीएलएफ की थी, जो डीएलएफ के इस इकोसिस्टम में एंटर करना चाहते हैं और इस रीजन के कैचमेंट एरिया को सर्व करना चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम इट्स अ रिलीफ फॉर बायर जो अभी तक इन सब चीज़ों के लिए चंडीगढ़ जाया करते थे। डीएलएफ वैली सेंट्रल एक 4 साइड कॉर्नर ओपन प्लॉट है, जिसके 2 तरफ 18 मीटर की सड़क और एक तरफ 45 मीटर की रोड है, जो डीएलएफ को अमरावती और फ्यूचर में ट्राइडेंट हिल के रेसिडेंट्स के साथ कनेक्ट करेगी। टोटल 41 प्लॉट्स हैं जिन पर 205 यूनिट्स बनेंगी और 3 ब्लॉक्स के अंदर ये डिवाइडेड हैं। यहाँ 3 कैटेगरीज के एससीओ प्लॉट्स थे। 11 प्लॉट थे 75 स्क्वायर यार्ड के इन ब्लॉक सी, 12 प्लॉट्स थे 126 स्क्वायर यार्ड के इन ब्लॉक बी। इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर डीएलएफ ने प्लॉट्स बेचे थे 4.25 लाख रुपए गज के रेट पर। सो टिकट प्राइस 3.25 करोड़ से 5.25 करोड़ का था। इन दोनों ब्लॉक्स में बायर अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, बट आउटर एलिवेशन डीएलएफ के हिसाब से ही रहेगी। ब्लॉक ए में 150 गज के 8 प्लॉट हैं, जिनमें डीएलएफ टारगेट कर रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो 1.5 करोड़ से भी डीएलएफ के इस इकोसिस्टम में एंटर कर सकते हैं। ब्लॉक ए में टॉप फ्लोर ऑलरेडी कास्ट हो चुका है। इन टोटल इन 8 ब्लॉक्स के अंदर 40 यूनिट्स अवेलेबल हैं फॉर सेल। सो यहाँ आप बेसमेंट ग्राउंड का कॉम्बिनेशन या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से फर्स्ट से 4th फ्लोर की यूनिट परचेज कर सकते हैं। सभी फ्लोर पर लिफ्ट और स्टेयरकेस का एक्सेस रहेगा। सभी एससीओ के लिए दोनों साइड एंट्री और एग्जिट का प्रोविज़न रहेगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए गार्ड और रिजर्व कार पार्किंग स्लॉट्स हैं। जोनिंग भी हो रखी है, इसीलिए जो बायर ग्राउंड फ्लोर खरीदना चाहता है उन्हें बेसमेंट लेना मैंडेटरी है, जहां कारपेट एरिया ऑलमोस्ट 1737 स्क्वायर फीट रहेगा। ब्लॉक ए में कुछ इनॉग्रल ऑफर्स हैं, जहां आज आप 30 से 40 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू प्राइसिंग, यहाँ प्राइसिंग 1.5 करोड़ प्लस जीएसटी से शुरू हो जाती है। 2 टाइप के पेमेंट प्लान हैं। सीएलपी में सारी पेमेंट 10 महीने से 12 मंथ के अंदर करनी होगी। दूसरा पेमेंट प्लान है डाउन पेमेंट प्लान, जहां हैंडओवर टाइम सेम रहेगा, बट ओवरऑल पेमेंट में आपको 8% का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी, स्टेबिलिटी और ब्रांड बैक ग्रोथ चाहते हैं तो डीएलएफ वैली सेंट्रल जैसे प्रोजेक्ट में ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो पाएगी, ना कि गिमिकी और हाइप और फॉल्स रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स में। हम बेशक ध्रुव राठी या नीतीश राजपूत स्टाइल में वीडियो नहीं बनाते, लेकिन हमारी रिसर्च में कोई कमी नहीं होती है। आज के दौर में
फोमो की वजह से बहुत से बायर्स ईयूआई विंडो में पार्टिसिपेट करते हैं, बट हम अपनी रिसर्च रेना आने के बाद ही स्टार्ट करते हैं। इसीलिए लॉन्च इवेंट पर जहां मिस सेलिंग वाले प्रोसीड कर रहे होते हैं, हम रिफंड मांग लेते हैं। बस यही फ़र्क आप लोगों को समझना है, बिकॉज जिन लोगों के पास बड़ी टीम है या टारगेट लिया हुआ है, वो हुक और बाय क्रुक के साथ चीज़ें बेचते हैं और बेचते रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉप ब्रोकरेज फर्म में मोस्टली टीम मेंबर्स सैलरी पर होते हैं। टारगेट पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगले मंथ नई कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। बायर्स को तारे और नज़ारे तो देर सवेर दिख ही जाते हैं। आप में से कई बायर ऐसे होंगे जो किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते करते रह गए और आज शुक्र मना रहे होंगे। सो दिस इज़ रोमो, रिलीफ ऑफ मिसिंग आउट। सो आपके कर्म अच्छे होंगे इसलिए आप बच गए, और अगर आप चाहें तो अपनी आप बीती कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं।